तो नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास, हम आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स फिजिक्स 9 क्लास के अंदर। तो हमारे पास चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा मजे के टॉपिक्स हैं और इससे लॉन्ग भी बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो हम डायनेमिक्स के वर्ड पे ही बात कर लेते हैं कि डायनेमिक्स के मायने क्या होते हैं, डायनेमिक्स के अंदर हम पढ़ते क्या हैं। तो उससे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमने जो है वो काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी। जल्दी से हम ऊपर बढ़ते हैं और हमने देखो यहाँ पे पढ़ा था कि काइनेमेटिक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। क्या मतलब है विदाउट रेफरेंस का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे हम फोर्स का जिक्र नहीं करते थे, स्टडी ऑफ मोशन करते थे, लेकिन हम फोर्स का जिक्र यहाँ पे नहीं करते थे काइनेमेटिक्स के अंदर। डायनेमिक्स के अंदर क्या होता है कि हम मोशन का जिक्र करते हैं, बट इसके साथ साथ हम फोर्स का जिक्र भी कर रहे होते हैं, और वो तमाम चीजों का जिक्र कर रहे होते हैं जिनका ताल्लुक फोर्स से होता है। ठीक है, तो अगर हम बुक की डेफिनेशन को देखें तो बुक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो डायनेमिक की जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी भाई, डायनेमिक्स की इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है बुक में। डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन क्या होता है, फोर्स। अगर फोर्स ही नहीं लगेगी तो हमारे पास मोशन कैसे होगा, सही है। तो हमारे पास यहाँ पे डायनेमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, फोर्स और फोर्स से रिलेटेड तमाम चीजें। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि भाई हमारे पास सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर क्या है। पहले तो सबसे पहले कोई बेसिक जो यहाँ पे फोर्स की डेफिनेशन पढ़ाई हुई है, ठीक है। बेसिक यहाँ पे आपको डायनेमिक्स में फोर्स की डेफिनेशन पढ़ाई हुई है, और वो फोर्स की डेफिनेशन क्या है वो यहाँ पे देख लेते हैं हम। ये देखो भाई, ये रही फोर्स की डेफिनेशन क्या है भाई, फोर्स इज द एजेंट। एजेंट क्या होता है, कोई भी काम कराने वाला। कोई एजेंट का काम होता है कोई काम करना, ठीक है। एजेंट का काम ये होता है कि कोई काम करे, ठीक है। एजेंट कोई भी वर्क कर रहा है, कुछ कर रहा हो, ठीक है। फोर्स एक एजेंट है दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ बॉडी। यानी कि फोर्स के दो काम आ गए, या तो अगर बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो उसको चेंज कराना, यानी कि अगर कोई चीज रुकी हुई है हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर मोशन आ जाएगा। या अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन में भी बॉडी तब घूमती है जब उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो लगी हुई हो, ठीक है। नेट फोर्स पे हम बात करेंगे इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है। यानी कि सिंपली ये बता रहे हैं नेट फोर्स अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो हमारे पास उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी तभी मूव करती है जब हमारे पास कोई फोर्स नहीं लग रही होती, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। तो हमारे पास फोर्स का काम क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। अगर हमने उस पर फोर्स लगा दी, अगर यूनिफॉर्म मोशन वाली बॉडी पे फोर्स लगा दी, तो उसके जो यूनिफॉर्म मोशन वाली स्टेट है वो भी चेंज हो जाएगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आना शुरू हो जाएगा। या तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, या तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, या तो वो रुक जाएगी, ठीक है। तो फोर्स के दो काम आ गए, या तो वो जो है वो रुकी हुई बॉडी को चला देगी, या तो वो चलती हुई बॉडी को उसके अंदर छेड़खानी कर देगी, ठीक है। आसान अगर उन्होंने बोला तो ये दो काम आ गए, ठीक है ना भाई, समझे। तो फोर्स का काम होता है। अब फोर्स का जो यूनिट होता है, यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ये देखो, फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन में, जैसे हम मास को मेजर करते हैं केजी में, वेट को मीटर, वेट भी जाहिर है एक फॉर्म ऑफ फोर्स है, ठीक है। तो वेट भी हमारे पास न्यूटन में मेजर होता है, ठीक है। ये हम इसी चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा जी, बात समझ आ गई भाई। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक है, ठीक है, वो है हमारे पास मोमेंटम का टॉपिक। व्हाट इज मोमेंटम। सबसे पहला जो बच्चे को ऊपर जो बम फूटता है वो मोमेंटम का है। हालांकि इसको इतना मुश्किल पढ़ाया जाता है कि मतलब क्या बना दिया, बच्चे बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर पकड़ के बैठ जाते हैं, सर ये क्या है। बहुत आसान चीज है भाई, बहुत ही आसान चीज है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो मोमेंटम की डेफिनेशन लिखी हुई है, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सबसे बेकार डेफिनेशन है ये इसकी, ठीक है। ये डेफिनेशन नहीं है भाई। डेफिनेशन क्या होती है मोमेंटम की, वो मैं तुम लोगों को बता दूं। मोमेंटम की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है किसी बॉडी के अंदर मास कितना है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी है, ठीक है। किसी भी मास के अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी। तो सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे मोमेंटम। अब मोमेंटम यहाँ पे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के अंदर सवाल आता है व्हाट इज मोमेंटम, राइट इट्स फॉर्मूला एंड राइट इट्स यूनिट, ठीक है, ये सवाल आता है। तो मोमेंटम हमारे पास आ गया टॉपिक। किसी भी बॉडी के अंदर, अब यहां पे इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर, अच्छा क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मिकदार, किसी चीज को मेजर करना है, मिकदार कितनी है,
कम या ज्यादा, ऐसे ही है ना, क्वांटिटी क्या हो जाती है, कोई चीज कम है कोई ज्यादा है, क्या चीज कम है या क्या चीज ज्यादा है, मोशन। मोशन को हम कैसे मेजर करेंगे? अब बच्चे के लिए सबसे मुश्किल चीज ये होती है कि उसको इमेजिन नहीं कर पा रहा, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन का मतलब क्या है, ठीक है। किसी भी चीज के अंदर मोशन क्या, मूवमेंट, क्वांटिटी ऑफ मूवमेंट कितनी ज्यादा है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना ज्यादा है। तो अगर हमें ये पता चल गया कि उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी, तो हमें मोमेंटम भी पता चल जाएगा। तो भाई हमारे पास इसका सबसे आसान हल समझने का होता है कि हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मोशन का मतलब क्या है, किसी भी बॉडी के अंदर अगर क्वांटिटी ऑफ मोशन बहुत ज्यादा होगी, क्या बोला मैंने, किसी भी बॉडी के अंदर अगर क्वांटिटी ऑफ मोशन बहुत ज्यादा होगी, तो इसका मतलब ये है कि उसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा ही है, ऐसे ही है ना भाई। तो हमारे पास अगर हम ये इस तरीके से उसको उल्टा करके समझें कि किसी चीज को रोकना कितना मुश्किल है, तो हमें क्वांटिटी ऑफ मोशन खुद ही समझ आ जाएगी। भाई किसी चीज को रोकना जितना मुश्किल होगा, इसका मतलब उसके अंदर उतनी ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मोशन है, और जितनी ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मोशन है उतना ही मोमेंटम है इसके अंदर। ऐसे है ना भाई। तो हमारे पास यही चीज, तो हमें किसी चीज को हम मोमेंटम कहते हैं, ठीक है, कि किसी चीज को रोकना कितना मुश्किल है। अब सवाल यह है कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए होता है, ऐसे ही है ना भाई। तो फॉर्मूले के बगैर तो हम मेजर कर नहीं सकते। तो हमने, अब यहां पे मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूं कि फिजिक्स के अंदर हमेशा हमेशा फॉर्मूलाज किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। ये तुम्हें कोई नहीं बताता। फॉर्मूलाज हमेशा इस तरीके से बनते हैं कि जिस चीज का भी फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें मोमेंटम का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। अच्छा, मोमेंटम को हम एम से डिनोट नहीं करते, ठीक है, हम मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, पी से, ठीक है। पी यानी कि मोमेंटम। एम से डिनोट इसलिए नहीं करते क्योंकि एम जो है वो मास के लिए यूज होता है, ठीक है। तो पी इज इक्वल टू, अब मोमेंटम का फॉर्मूला बनाना है, तो मोमेंटम किसके बराबर है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमेशा किसी भी क्वांटिटी का इस तरीके से बनता है कि हमें ये देखना होता है ये खुद क्वांटिटी किस चीज पर डिपेंड कर रही है, यानी कि मोमेंटम किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। जिन जिन चीजों पे मोमेंटम डिपेंड करेगा वो सारी उसकी फॉर्मूले में आ जाएंगी, वो सारी चीजें। अब हमें कैसे पता चलेगा मोमेंटम किस किस चीज पे डिपेंड करती है? अब इसके लिए कंसीडर करो, हमारे पास एक बुलेट है, समझो तुम खड़े हो, तुम्हारे हाथ सामने गोली आ रही है, बुलेट, ठीक है। तुम मुझे खुद बताओ कि क्या तुम उस बुलेट को अपने हाथ से रोक सकते हो? नहीं रोक सकते ना भाई। अब ये हाथ बहुत बुरा बनाया मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, हमारे टॉपिक समझने के लिए काफी है। ये बुलेट है, ठीक है। तुम क्या, अच्छा, इस बुलेट का मास जो होगा, मास बहुत ही लो होगा, बहुत ही कम होगा इसका जो मास है। लेकिन क्योंकि बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ऐसे ही वेलोसिटी जो है उसकी बहुत ज्यादा होती है, ऐसे ही है। तो हमारे पास, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा है, अच्छा बच्चे बोलते हैं कि सर ये क्योंकि इसलिए जो है ये नोकीली नहीं है, मतलब नोकीली है इसलिए इसको रोकना मुश्किल होता है, नहीं। बुलेट जो असल होती है ना वो तो राउंड शेप होती है, अगर तुमने देखी हो, ठीक है। असल जो बुलेट होती है ना उस तरीके की होती है, इस तरह, ठीक है। बुलेट जो है वो राउंड शेप होती है, ठीक है। तो हमारे पास राउंड शेप होने के बावजूद भी वो हाथ से नहीं रोक सकते आप उसको। अगर हाथ लाओ तो पार करके चली जाएगी। क्या किस वजह से इसको आप रोक नहीं पाए? वो वजह है इसकी वेलोसिटी। क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी इतनी ज्यादा थी, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको रोकना बहुत मुश्किल है। यानी कि यहाँ पे इसके अंदर जो मोमेंटम है वो बहुत ज्यादा है, किस वजह से? वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से। यानी कि वेलोसिटी और मोमेंटम का आपस में ताल्लुक है, ऐसे ही है ना भाई। वेलोसिटी और मोमेंटम का आपस में ताल्लुक हो गया, तो हमने बोला हमारे पास एक तो मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे, ये हमने लिख दिया वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम के फॉर्मूले में ही वेलोसिटी आ गई। अच्छा जी, ये तो हमें पता चल गया। दूसरी एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा ट्रक है। तुम इमेजिन करो तुम रोड पे खड़े हो और तुम्हारे सामने एक ट्रक खड़ा हुआ है, ठीक है। अब तुम खुद बताओ, ये जो ट्रक है तुम इसके सामने खड़े हो ऐसे, ये आ गया हमारे पास ट्रक, और तुम्हें उसने बोला भाई तुम अकेले हो और इसको धक्का लगा के आगे बढ़ा दो। क्या तुम अकेले ट्रक पे धक्का लगा के इसको आगे बढ़ा सकते हो? ये तुम यहां खड़े हो, कभी भी नहीं लगा सकते, सही है। क्यों? अच्छा चलो उल्टा उल्टा कर लो, इसको उल्टा कर लो। तुम यहां खड़े हो, समझ लो तुम यहां खड़े हो, यहां पे ट्रक तुम्हारे पास आ रहा है चलता हुआ, ठीक है, ऐसे। अब चलता हुआ ट्रक है, बहुत ही कम वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 10 की स्पीड से चल रहा है, 10 की स्पीड से हमारे पास जो चल रहा है, वेलोसिटी बहुत ही कम है, बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन ट्रक के पास मास बहुत ज्यादा है, ऐसा ही है। तो इस केस में भी ट्रक को रोकना बहुत मुश्किल होगा, तुम रोक ही नहीं सकते हाथ लगा के। तुम्हारी तरफ ट्रक चलता आ रहा है, तुम हाथ से रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। बिल्कुल हल्की स्पीड में ही आ रहा हो भले, तुम नहीं रोक सकते, ऐसा ही है। तो यानी कि अब इसके अंदर भी हम कहेंगे कि इसके अंदर भी क्वांटिटी ऑफ मोशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसको रोकना बहुत मुश्किल है। और वो किस वजह से? क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है, भारी बहुत है, ऐसा ही है ना भाई। तो हमारे पास यहाँ पे हमें एक और चीज पता चल गई कि मोमेंटम का ताल्लुक सिर्फ वेलोसिटी से नहीं है, बल्कि अगर वेलोसिटी कम हो तो हमें मास से भी है, ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज भी ज्यादा होगी तो हमारे पास मोमेंटम ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा, सही है। तो हमने बोला भाई यहाँ पे जो हमारे पास जो मोमेंटम है
वो सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता बल्कि मास पे भी डिपेंड करता है। तो हमने बोला भाई इसको भी फॉर्मूला में लिख लो। और जिन जिन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि हमने क्या देखा, मास पे डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी पे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दो, बस ये होता है, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। हमेशा हमेशा फिजिक्स में जो फॉर्मूला बनता है वो इस तरीके से बनता है। बात समझ आई भाई? आप समझ आ गया? अब किसी भी चीज का फॉर्मूला बनाने में तुम्हें मसला नहीं होगा कि किसी का फॉर्मूला ये क्यों है, ठीक है भाई। तो हमारे पास मोमेंटम का जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, मोमेंटम का फॉर्मूला है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब ये क्या है, मास है, ये है वेलोसिटी, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मास और वेलोसिटी मल्टीप्लाई होकर मोमेंटम बन रहा है, तो इसको कहते हैं मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई होने के बाद बन रहा है, सही है। तो यहाँ पे उन्होंने वेलोसिटी इसका जो उन्होंने डेफिनेशन बनाई है वो ये बनाई है कि हमारे पास मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू द मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, सही है ना, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ये इन्होंने लिख दिया, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये होता है मोमेंटम। अब ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम पेपर में यही वाली लिखोगे। असल डेफिनेशन क्या है, मोमेंटम क्या होता है कि भाई किसी भी चीज को रोकना कितना मुश्किल है, ठीक है, वो क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है, बात समझ आ गई। अब हमें सिर्फ यहाँ पे मोमेंटम नहीं पढ़ना बल्कि इसका यूनिट भी पढ़ना है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि पूरी दुनिया में इसको किस उस पर मेजर किया जाएगा, ठीक है भाई। मिसाल के तौर पे ऐसा यूनिट का मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया में फिर उसी चीज से मेजर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल भाई अगर हमें मास को मेजर करना है तो मास केजी में ही मेजर होगा हर जगह, ठीक है, कहीं ऐसा नहीं है कि भाई कहीं ग्राम में हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है। अगर ग्राम में हो भी रहा है ना तो वो हमारे पास उस जगह का लोकल यूनिट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल लंदन के अंदर या यूके के अंदर हमारे पास जो यूनिट होता है वो ग्राम में मेजर किया जाता है मास को, ठीक है, तो हम उसको इंटरनेशनल यूनिट ही कहेंगे, वो लंदन का यूनिट है, सिर्फ लंदन का अपना यूनिट है, ठीक है, वो उनकी मर्जी भाई, ठीक है। लेकिन जो इंटरनेशनली जो यूनिट फॉलो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो कहलाता है एसआई यूनिट, ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, बस उसको कहते हैं एसआई यूनिट, ठीक है। तो हमारे पास जो एसआई यूनिट है इसका मतलब समझ आ गया। इसी तरीके से हर किसी का जो यूनिट होता है वो अलग अलग होता है। मोमेंटम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एसआई यूनिट। अब तुम जिसका भी यूनिट पढ़ोगे ना वो एसआई यूनिट ही पढ़ोगे, ठीक है। मोमेंटम का यूनिट किसी भी चीज का, अब मोमेंटम का यूनिट है इसका तो पेपर में भी सवाल आता है और इसका सवाल एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि भाई हमारे पास मोमेंटम का यूनिट क्या है, ठीक है। अब किसी भी चीज का यूनिट निकालना भी सीख लो बिना याद किए, बहुत आसान तरीका है। किसी भी चीज का यूनिट कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला लिखो और उसके फॉर्मूले में जो जो चीजें आती है ना उनका यूनिट लिख दो, तो मैं उसका यूनिट तुम्हें पता होगा। कैसे, मैंने बोला भाई मोमेंटम का यूनिट निकालना है, तुमने बोला मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, तो मास का यूनिट और वेलोसिटी का यूनिट लिख दो, तो वही हमारे पास मोमेंटम का यूनिट बन जाएगा। तो क्या बना हमारे पास मोमेंटम का यूनिट, अब देखो मास का यूनिट क्या होता है, केजी, ये हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई के साथ वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि हमारे पास वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ऐसा ही है ना भाई, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो हमारे पास जो टोटल मोमेंटम का यूनिट बन गया वो क्या हो गया, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लाई हटा देते हैं 20 से, क्योंकि कुछ भी ना लगाओ तो भी मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। तो ये कहलाता है केजी मीटर पर सेकंड, क्या बन गया, केजी मीटर पर सेकंड। अब देखो ये बहुत बड़ा यूनिट है, जैसे हम बोलते हैं भाई फोर्स क्या है, 1 न्यूटन की फोर्स है, ये सिंपल छोटा सा यूनिट है, ठीक है। मास कितना है, 1 केजी है। अब मैं लिखूं मोमेंटम कितना है, 1 केजी मीटर पर सेकंड। अब ये बहुत बड़ा यूनिट है, सही है, मतलब लिखने में बहुत बड़ा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में करके लिखते हैं, ठीक है। हमारे पास अब यहाँ पे ये चीज याद रखो कि हमारे पास हम इस यूनिट को छोटा करने के लिए इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कराते हैं सेकंड से, किससे, मल्टीप्लाई बाय सेकंड एंड डिवाइडेड बाय सेकंड। क्यों कराते हैं, अब ये समझो क्यों कराते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर हमारे पास ये जो अपॉन के ग्रीन वाला सेकंड था इसके साथ एक और सेकंड आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सिर्फ नीचे वाले अभी सेकंड की बात कर रहा हूँ जो मल्टीप्लाई, ऊपर वाला ऊपर ही है, ठीक है। और ये जो ऊपर बचा था ये वैसे का वैसा लिखा हुआ है, ठीक है, जो नीचे वाला था वो यहाँ आके सेकंड स्क्वायर हो गया, सही है। अब जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, ये हमारे पास जो यूनिट होता है ये होता है फोर्स का यूनिट। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होता है
फोर्स का यूनिट। ये हम पढ़ेंगे अभी इसी चैप्टर में आगे जाके, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसके अंदर हम ये यूनिट को ड्राइव करेंगे कि हमारे पास केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स का कैसे होता है, ठीक है। तो अभी हम वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तुम अभी की हद तक ये याद रखो कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है वो होता है फोर्स का यूनिट, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो तुम यहाँ पे जब पेपर में लिख रहे होगे तो तुम यहाँ पे शो करोगे कि हमारे पास केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर है न्यूटन के, न्यूटन यानी कि एन। अब इस पूरी वैल्यू की जगह एक सिर्फ एन लिख दो, एन लिखो या ये लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाता है, अब ये देखो हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बन गया, न्यूटन। इस पूरी वैल्यू की जगह न्यूटन आ गया, और एक ये सेकंड बेचारा मजबूर साइड पे खड़ा हुआ था मजबूरी में, ऐसे ही, तो इसको भी हमने बोला चलो भाई तुम भी साथ आ जाओ। तो मोमेंटम का जो यूनिट हो गया वो क्या बन गया, न्यूटन सेकंड। बात समझ आ गई, ठीक है। ये हमारे पास मोमेंटम का यूनिट आ गया। तो सवाल में तुमसे जब पूछेंगे व्हाट इज मोमेंटम, तुम लिखोगे क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। तुम दोनों डेफिनेशन लिख सकते हो, तुम ये वाली भी लिख सकते हो और तुम ये वाली भी डेफिनेशन लिख सकते हो, दोनों डेफिनेशन सही है, उसमें पूरे नंबर मिलेंगे। और उसके बाद इसका फॉर्मूला लिखोगे ऐसे, ठीक है। और इसके बाद जो इसका ऐसा यूनिट है वो इस तरीके से डिराइव करोगे, बस ये 4 स्टेप्स लिखोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास मोमेंटम है, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है, वो मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं। वो टॉपिक है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का, ठीक है। ये रहा मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। ये जो टॉपिक है ना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे पेपर में सवाल भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से।